students, now let's start with your second chapter, strategy formulation and defining vision. बेसिकली क्या है कि हमारा अब स्टेप क्या आता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का, कि हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मेनली क्या है कि हमने ऐसा एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं हम उसको अकम्प्लिश कर पाएँ. Strategy formulation is vital to the well-being of company or organization. It produces a clear set of recommendation with supporting justification. Basically, strategy formulation के एक तरह से बहुत important part है organization का. ये हमें बताता है कि हमने क्या करना है, हमें proper set of recommendation देता है और with proper justification कि क्या चीज़ कैसे होगी. उसके बाद रिवाइज एज नेसेसरी द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई स्ट्रेटजी ऑफ अकम्प्लिशिंग दैम. इन फॉर्मुलेशन वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द करंट ऑब्जेक्टिव. बेसिकली हम जो हमारे करंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में करंट ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते हैं ताकि हम अपने जो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की है स्मूथ रनिंग हो. A good recommendation should be effective in solving the stated problems. It should be practical, implemented in this situation, feasible within the reasonable time frame, cost effective and not overly disruptive. जो भी हमारी जो strategy formulation है वो ऐसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम है हमारे पास वो सॉल्व कर पाए. ठीक है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, फिजिबल भी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो हम रीजनेबल टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट कर सकें और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए. एंड एक्सेप्टेबल टू स्टेक होल्डर्स इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली जो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं हमारे जो भी रिलेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन एनी वे, तो वो उन सबको वो चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. The four primary steps in this phase are reviewing the current key objectives and strategy of organization. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के करंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रिव्यू करना है कि वो कैसे हैं, इवेल्युएट करना है. फिर आता है आइडेंटिफाई रिच रेंज ऑफ स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स टू एड्रेस द 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन आउटलाइंड बिलो. कि जो हमने फिर करना है कि स्ट्रेटजी जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको आइडेंटिफाई करना है. फिर है डूइंग अ बैलेंस्ड इवेल्युएशन ऑफ एडवांटेज एंड हर ऑल्टरनेटिव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है. ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में क्या है, हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करना है. अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कौन कौन सी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी. ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 लेवल पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है. सबसे पहले कौन सी है, कॉर्पोरेट लेवल. कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी कौन सी बनती है कि एक तरह से ब्रॉड डिसीजन होता है, सबसे बड़े लेवल पे ये स्ट्रेटजीज बनती हैं. ये किसके चीज़ के लिए होती है, हमने कोई ग्रोथ करनी है, ठीक है, या डायरेक्शनल हमारे कोई डिग्री कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग. फिर होते हैं हमने पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, कोई भी हमने बिजनेस लाइन चेंज करनी है, ठीक है, या कोई इंटर रिलेटेड चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी होती है. पेरेंटिंग स्ट्रेटजी में क्या है, कोई भी हमारे वेयर डू वी पुट स्पेशल एम्फोसिस, हाउ मच, कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा पार्ट या कोई ऐसी प्रोडक्ट लाइन जहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, तो वो क्या होती है, पेरेंटिंग स्ट्रेटजी. फिर आता है दिस कंप्राइजेज ओवरऑल स्ट्रेटजी एलिमेंट्स फॉर द कॉर्पोरेशन एज अ होल एंड द ग्रैंड स्ट्रेटजी. बेसिकली ये कौन सी लेवल पे होती है, एज अ होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होती है ये स्ट्रेटजी. उसके बाद मेकिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स 4 काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में भी आगे 4 है इन डिफरेंट चीज़ें. वो कौन सी है, मेकिंग द नेसेसरी मूव्स टू एस्टैब्लिश पोजीशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस एंड अचीव एन एप्रोप्रिएट अमाउंट एंड काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. जो भी हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या करना है कि देखना है हमने ऐसे मूव्स लेने हैं कि जो भी हमारे पास अगर डिफरेंट बिजनेसेस हैं या फिर कुछ भी हमने लाइन चेंज करनी है या डेविएट करना है कुछ भी, तो हम ऐसे स्टेप्स लें ताकि हम अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर पाएगी, ना हो कि हमें उल्टा नुकसान हो जाए. तो वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है. फिर आता है इनिशिएटिंग एक्शन टू बूस्ट द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड कंपनी हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू.
जो भी कंपनी अगर उसने कोई डाइवर्सिफिकेशन की है, ठीक है, तो ये चीज़ करनी पड़ती है कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो। जो हमारा कोर बिजनेस होता है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है उसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ये ना हो हम एक पे ही ध्यान दें और दूसरा हमारा काम खराब हो जाए। फिर आता है हमारा परसुइंग वेज टू कैप्चर वैल्यूएबल क्रॉस बिजनेस स्ट्रेटजी फिट्स एंड टर्न देम इनटू कम्पिटिटिव। अब ऐसा हमने करना है, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जो भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अगर हैं तो हम उसको अपने कम्पिटिटिव एडवांटेज में एस्टेब्लिश कर लें। फिर आता है हमारा एस्टेब्लिशिंग इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ एंड मूविंग मोर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज इनटू मोस्ट अट्रैक्टिव लाइन ऑफ बिजनेस, कि हमें ऐसे काम करना है, ऐसे प्रायोरिटीज़ सेट करनी है ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज को है मोस्ट अट्रैक्टिव लाइन ऑफ बिजनेस बना लें। फिर आती है हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। यहाँ पे कौन सी होती है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती है कि बेसिकली यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, ठीक है। तो हम अगर हमने कम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चेक करते हैं, हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, प्लस हम ये देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने मार्केटिंग का एक पार्ट है BCG मैट्रिक्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या चीज़ हमारे लिए कैश काउ है, या क्या क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्या हमारे लिए वो डॉग्स हैं। तो ये चीज़ें हमने देखना है कि हमें एडवांटेज कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ पे हमने फिर वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ बनानी है ताकि हमें एडवांटेज मिल सके बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। फिर आती है हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजीज। यहाँ पे क्या होती है? दीज मोर लोकलाइज्ड एंड शॉर्टर होराइजन स्ट्रेटजीज डील विद हाउ ईच फंक्शन एरिया एंड यूनिट विल कैरी आउट इट्स फंक्शन एक्टिविटीज टू बी इफेक्टिव एंड मैक्सिमाइज रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी। बेसिकली फंक्शन में क्या है कि हमने फंक्शन कोई भी हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग या फाइनेंस के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ठीक है, ताकि हमें इफ़ेक्टिव वे में हम काम कर सकें। तो हमारे मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए हमने कोई नई प्रमोशनल एक्टिविटी बनानी है, या कोई हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नया हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, या कोई नए प्रोडक्ट में या कहीं से पैसा लेना है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग वो हम स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, बिजनेस विजन। बिजनेस विजन क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या है कि हम अपना देखते हैं कि हमारा विजन क्या है, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में देख रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट टास्क ऑफ इन दिस प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू फॉर्मुलेट द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। These statements define the organization purpose of firm. Together with the objective they form a hierarchy of goals। कि जो भी हमारा hierarchy of goals है, सबसे पहले हम strategy formulation में सबसे पहले क्या करते हैं, विजन, एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ठीक है, और उसके बाद मिशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, हमने करना क्या है। फिर गोल, ऑब्जेक्टिव एंड प्लान। विजन में क्या होता है कि एक मेंटल इमेज ऑफ पॉसिबल डिजायरेबल फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारा विजन है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतने साल बाद यहाँ देखते हैं, या तो वो विजन होता है। मिशन होता है कि हमारा मेन पर्पस क्या है, ठीक है। फिर आएंगे हमारे गोल्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। सबसे अब आता है हमारा डिफाइनिंग विजन। Vision has been defining in the several different ways a challenging and imaginative picture of future roles and objective of organization, significantly going beyond its current environment and competitive advantage। जो भी हमारी mental perception होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो हमारी होती है क्या, हमारा विजन, कि हमारा उसमें क्या है, सेट आउट द रेंज ऑफ definitions of organization with most effort to future or either or which organization effort should be directed। The vision itself presented as a picture or image that serves a guide। और कि जो विजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो एक तरह से हमें सर्व करे, एक गाइड या गोल कि हमने करना क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं। इफेक्टिव विजन्स हैव टू कंपोनेंट्स, कि जो एक इफेक्टिव विजन होता है उसके दो कंपोनेंट्स है, वो कौन सा है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, वो क्या फोकस करता है ऑन आउटकम्स एंड
हाउ टू अचीव देम। और जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है कि हमने लोगों को मोटिवेट कैसे करना है और उनसे कमिटमेंट कैसे गेन करनी है। फिर आता है हमारा नेचर ऑफ विजन। ए विजन रिप्रेजेंट्स एन एनिमेटिंग ड्रीम अबाउट द future of the firm. By its nature, it is hazy and vague. It is why Collins described big, hairy, educated goal. Yet it is a powerful motivator for the action. कि इसमें क्या है कि जो विजन है हमारा उसकी कैसे होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब कि विजन से हम प्लान उसके अकॉर्डिंग कर सके और हमें उससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी रियलिस्टिक, क्रेडिबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाए। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, Henry Ford's vision is a car in every garage had power. It captured the imagination of other and aided internal efforts to mobilize resources and to make it reality. A good vision always needs to be bit beyond the company's reach, but progress towards the vision is what unifies and efforts of the company personnel. कि गुड विजन क्या करता है, एक तरह से हेल्प करता है हमें रीच करने के लिए उस जगह पे, ताकि वो एक तरह से क्या लोगों को मोटिवेट करता है कि हमने कहाँ पे पहुँचना है, कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। हेनरी फोर्ड की जो कार हैं ऑब्वियसली उन्होंने उनका विजन था कि मेरी जो कार है वो हर गैराज में हो, हर जगह पे मौजूद हो। तो वो अगर उनका विजन अच्छा था तभी वो उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाए। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन स्टेटमेंट, कि जो हमारा विजन स्टेटमेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी मतलब कि जो विजन ऐसा होना चाहिए कि वो पॉसिबल हो करना, ठीक है, ये ना हो हम उसको कुछ कर ही ना पाए। अनरियलिस्टिक सा नहीं होना चाहिए, डिज़ायरेबल होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उस चीज़ को भी वो ध्यान में रख के वैसा होना चाहिए। फिर आता है हमारे एक्शनेबिलिटी। इसमें क्या है कि मीन्स एबिलिटी ऑफ पीपल टू सी द विजन एक्शन दैट कैन बी टेकन आर रेलिवेंट टू दैम, कि ऐसा एक्शनेबल होना चाहिए कि हम जो भी काम करें और रेलिवेंट भी होना चाहिए। आर्टिकुलेशन मीन्स दैट द विजन हैज़ imaginary that is powerful enough to communicate clearly a picture of where the organization is headed, कि ऐसे होनी चाहिए कि प्रॉपर वो ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर क्लियरली बता सके, ऐसा विजन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी ईजिली कम्युनिकेबल, कि ऐसा होना चाहिए कि ईजिली हम उसको कम्युनिकेट कर सकें और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट मस्ट बी ग्राफिक, इट मस्ट पेंट अ पिक्चर काइंड ऑफ कंपनी इन द मैनेजमेंट ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, हम कौन सी क्या चाहते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को क्या बताना चाहते हैं। फिर आता है इट मस्ट बी डायरेक्शनल, कि हम ऑर्गेनाइजेशन की कंपनीज की जर्नी क्या और डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, कि हमने कहाँ पे पहुँचना है। फिर आता है इट मस्ट बी फिजिबल, इट मस्ट बी समथिंग विच द कंपनी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट टू अचीव इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कि ऐसा होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, हम उस चीज़ को इजीली वो कोर्स ऑफ टाइम में हम इजीली उस चीज़ को कर सकें। फिर आता है हमारा इट मस्ट बी फोकस्ड, ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर हमें गाइड ये दे कि हाँ हमने ये काम करना है, ये गाइडेंस एक तरह से हमें प्रोवाइड करें। इट मस्ट बी अपीलिंग, ऐसा भी होना चाहिए, अपीलिंग भी होना चाहिए जो सारे स्टेक होल्डर्स को वो अपीलिंग से लगे, अट्रैक्टिव लगे। और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं तो हम उसको चेंज कर सकें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। हैविंग अ स्ट्रेटजी विजन इज लिंक कम्पिटिटिव। अब ये विजन अगर अच्छा होएगा तो वो एक तरह से हमारे लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हमारी सस्टेन रहती है। Clear vision enables the firm to determine how well organization leaders are performing and identify the gaps in the vision and current practices. अगर हमारा विजन, अगर हमारे पास क्लियर विजन है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स की या मैनेजर्स की परफॉर्मेंस है, हम उसको इवेल्युएट कर पाते हैं, ठीक है, और कोई भी अगर गैप है इन बिटवीन तो हम उस चीज़ को फिल कर पाएंगे।
अगर लैक ऑफ विजन है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली रूट डिक्लाइन होएगी और फेलियर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कोई विजन ही नहीं है हमने करना क्या है, पहुँचना क्या है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। फिर आते हैं दस द विजन स्टेटमेंट सर्व एज अ बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। विजन क्रिएट्स ए मेंटल पिक्चर ऑफ, एक तरह से हमें क्या है, मेंटल पिक्चर बताती है ऑर्गेनाइजेशन की, हमने कहाँ पहुँचना है, कि लोगों का माइंडसेट कैसा है वहाँ पे, कि क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्ट्स कोर वैल्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन होता है वो हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। द विजन स्टेटमेंट इज एन एक्सरसाइज इन कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेटेड विजन स्टेटमेंट विल ब्रिंग द एम्प्लॉयज टुगेदर एंड गैल्वनाइज देम इनटू एक्शन। मतलब कि एक तरह से क्या है, ये अगर हम विजन स्टेटमेंट कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक मोटिवेशनल सोर्स भी होता है वो, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज इकट्ठे आके वो उस विजन को अकम्प्लिश करते हैं। ए डिजायरेबल चैलेंज, ए विजन प्रोवाइड्स डिजायरेबल चैलेंज टू बोथ सीनियर एंड जूनियर मैनेजर। वो जो हमारा मिशन विजन स्टेटमेंट है वो क्या एक तरह से सीनियर और जूनियर मैनेजर दोनों को एक तरह से हेल्प करता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। While providing the sense of direction, strategic vision also serve as a kind of emotional commitment. Emotional commitment भी इसके साथ आती है। It crystallize the top management own view but the firm's long-term direction. It reduces risk of readiness decision making. It serves as a tool. देखिए इसमें क्या है कि इमोशनल कमिटमेंट भी है, प्लस ये क्या हेल्प करता है और कि टॉप मैनेजमेंट खुद अपनी यहाँ पे नहीं चला सकते कि ठीक है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन उनको कैसे करना है लॉन्ग टर्म लिए, तो बहुत ध्यान से वो करते हैं काम। उसके बाद कोई रूडनेस डिसीजन मेकिंग में भी नहीं आ सकती और ये रिड्यूस करता है विजन जो स्टेटमेंट होता है। इट सर्व्स एज अ टूल टू मैक्सिमाइज द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट सर्व एज अ बैकन टू गाइड मैनेजर्स टू डिसीजन मेकिंग। हमारे लिए ये बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए हेल्प करता है मैनेजर को गाइड करने के लिए कि जब उन्हें डिसीजन लेना होता है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर को प्रिपेयर कर हमें ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि फ्यूचर में कोई भी सर्कमस्टांसेस आए उसके अकॉर्डिंग वो सरवाइव कर पाए। एडवांटेजेस ऑफ विजन, विजन के गुड विजन फॉस्टर्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, और इट क्रिएट्स अ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द सेंस ऑफ पर्पस कि कॉमन आइडेंटिटी हो रही। इट इज इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, और इंस्पायरिंग होना चाहिए और एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट एज अ डिसकंटिन्यूअस स्टेप फंक्शन एंड जंप अहेड सो दैट कंपनीज नो व्हाट इज टू बी डू। फिर आता है हमारा फॉर्मुलेटिंग है विजन स्टेटमेंट। हमने जब विजन स्टेटमेंट है उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है। लीडर डोमिनेटिंग अप्रोच, सबसे पहले कौन सी अप्रोच आती है, लीडर। The CEO provides the strategic vision of the organization. This approach criticized because it is against the philosophy of empowerment. यहाँ पे कि लीडर में बताता है कि क्या हमारा विजन होना चाहिए ये, बट ये क्या थी अप्रोच क्रिटिसाइज हुई क्योंकि वहाँ पे इट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब कि लोगों के ऊपर ये एक थोपने वाली बात थी, तो ये स्ट्रेटजी इतनी चलेगी। फिर आता है हमारा priming approach. The CEO provides visionary ideas and select people and group within the organization to further develop those ideas within the broad parameters set out by CEO. यहाँ पे प्राइमिंग में क्या है कि विजनरी आइडियाज़ और हम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम विजन स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर आती है फैसिलिटेशन अप्रोच। इसमें क्या है को क्रिएटिंग, जो मैनेजर्स और जो भी एम्प्लॉयज हैं आपस में इकट्ठे बैठ के विजन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये फैसिलिटेशन अप्रोच है। नेक्स्ट है हमारी दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।